हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपके स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 2 का प्रैक्टिस सेट 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 5.1 और 5.2 मैंने पहले पढ़ा कर अपलोड कर दिया, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो देख लो। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया गया, आपको एक यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल दिया गया है जो कि रेक्टेंगल ए बी सी डी। इसमें आपको एंगल सी ए डी की वैल्यू आपको दे के रखी है 35 डिग्री, और आपसे मेजर एंगल ए सी बी की वैल्यू पूछी है, और एक है आपका साइड बी ओ, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए अभी हमें सबसे पहले क्या क्या पता है कि एक रेक्टेंगल है, उसमें जो ए सी एक डायगनल है, उस डायगनल की लेंथ है आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाफ ऑफ एंगल सी ए डी की वैल्यू है 35 डिग्री। ठीक है, अभी हमें बी ओ ढूंढना है और ए सी भी ढूंढना है। सबसे पहले हम ये बी ओ देखते हैं। देखो, हमें ए सी की वैल्यू तो दे के रखी है, एक डायगनल हमें पता है 8 सेंटीमीटर, लेकिन आपको क्या पता है कि एक जो रेक्टेंगल होता है उसके दोनों डायगनल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो डायगनल ए सी और डायगनल बी डी दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, है ना। तो बी डी और ए सी इक्वल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर के। ठीक है, और हमें एक और बात पता है कि डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अब बी डी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो बी ओ इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो बी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, तो हो जाएगा हाफ इंटू 8 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमसे क्या बोला गया है, हमें क्या दिया गया, एंगल सी ए डी की वैल्यू पूछी है, और हमसे पूछी है एंगल ए सी बी, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो अगर मैं आपको एक और बात बोलूँ कि देखो, एक रेक्टेंगल के अपोजिट साइड हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लेकिन मतलब इसका क्या होगा कि साइड ए डी और साइड बी सी एक दूसरे के पैरेलल है, और ए सी उनकी ट्रांसवर्सल है। और मैंने आपको क्या बोला था, ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमेशा एक जेड बना के फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक जेड बन रहा है ना, यहाँ पे है ना, जेड बन रहा है ना, तो एंगल सी ए डी और एंगल ए सी बी की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, हो जाएगी 35 डिग्री। ठीक है, तो देखो ए डी पैरेलल टू बी सी, ए सी उनका ट्रांसवर्सल है, और एंगल ए सी बी और एंगल सी ए डी एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि वो ऑल्टरनेट एंगल है। देयरफॉर एंगल ए सी बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 35 डिग्री। ठीक है, काफ़ी छोटा क्वेश्चन था, और ये हमारा बहुत जल्दी हो भी गया सॉल्व। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पी क्यू आर एस एक रोम्बस दिया है। तो देखो, एक रोम्बस में हमें तो पता है कि सारे के सारे साइड जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये हमें पता है ना। तो अब देखो, आपको पी क्यू की वैल्यू दे के रखी है एज 7.5। तो अब क्योंकि पी क्यू की वैल्यू 7.5 है, इसलिए हमें पता है क्यू आर भी 7.5, आर एस भी 7.5, पी एस भी 7.5, सब का सब 7.5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर एंगल क्यू पी एस की आपको वैल्यू दी गई है, और आपसे किस एंगल की, एंगल पी क्यू आर, देखो ये एंगल पी क्यू आर की वैल्यू और एंगल एस आर क्यू, ये दोनों की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, तो अब देखो देखो क्यू आर और पी क्यू तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है एक रोम्बस के सारे साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो पी क्यू से हमें क्यू आर तो पहले ही मिल गया है ना, क्यू आर 7.5 है, क्योंकि पी क्यू भी 7.5 था। अब इसके बाद एंगल एस आर क्यू, यानी कि देखो मैं इसको इरेज करूँ, तो हमारा जो एंगल एस आर क्यू है, ये देखो हमारा जो एंगल एस आर क्यू और एंगल क्यू पी एस, ये जो दोनों है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं। और हमें पता है कि एक रोम्बस में अपोजिट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि एंगल क्यू पी एस की वैल्यू 75 डिग्री है, तो एंगल एस आर क्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 75 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या पता है कि एक रोम्बस में एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, हमें ये बात पता है। ठीक है, हमें ये बात पता है कि एक रोम्बस में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इसीलिए मैं ये हटा दूँ, फिर मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, एंगल क्यू पी एस और एंगल, ये कौन सा हमारा क्यू पी एस है और पी क्यू आर है, एंगल क्यू पी एस और एंगल पी क्यू आर, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना, एक रोम्बस के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर की वैल्यू तो हमें नहीं पता, क्यू पी एस तो हमें पता है 75 डिग्री, तो यहाँ पे 75 लिख दोगे। अब 75 यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, -75 हो जाएगा। ठीक है, अब 180 माइनस 75 को क्या मिल जाएगा, 105 डिग्री। ठीक है, तो देखो हमसे क्या क्या पूछा था, क्यू आर की वैल्यू पूछी थी, वो मिल गई, एस आर क्यू की वैल्यू पूछी थी, वो भी मिल गई, और पी क्यू आर की भी वैल्यू मिल गई। ये भी काफ़ी छोटा क्वेश्चन था और बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा लंबा लग सकता है ना, लेकिन ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या दिया है।
क्वेश्चन में आपको दिया गया एक स्क्वायर आई जे के एल है, आई जे के एल स्क्वायर है, ठीक है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एम है, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आई एम जे, यानी कि एंगल आई एम जे क्या है, एंगल आई एम जे, इस एंगल की वैल्यू पूछी है। एंगल जे आई के कहाँ पर है, ये रहा जे आई के, ये एंगल की वैल्यू पूछी है। और आपसे किसकी पूछी है, एल जे के, यानी कि एल जे के, ठीक है। ये सारे एंगल्स की वैल्यू पूछी है, तो आप ओरली भी बता सकते हो, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो देखो सबसे पहले हमें क्या पता है, एंगल आई एम जे, ठीक है। हमें सबसे पहले एंगल आई एम जे की वैल्यू ढूंढते हैं ना, क्योंकि वही एंगल पूछा है। तो आई एम जे, ये रहा आई एम जे। अब हमें एक बात पता है कि जो डायगनल्स होते हैं एक रेक्टेंगल के, सॉरी एक स्क्वायर के जो डायगनल्स होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, यानी कि ये देखो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है। डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब क्योंकि ये दोनों डायगनल्स, डायगनल आई के और एल जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसीलिए एंगल आई एम जे की वैल्यू तो आप देख के ही बता सकते हो, आपको 90 डिग्री दिख रहा है ना। सो देयरफॉर एंगल आई एम जे की वैल्यू आपको मिल जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी देखते हैं आगे क्या हमें पूछा है, एंगल जे आई के की वैल्यू पूछी है। एंगल जे आई के कहाँ पर है, आप देखते हैं कहाँ है आपका एंगल जे आई के, ये रहा एंगल जे आई के, ठीक है। अब देखो एक स्क्वायर की एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। अब वो क्या प्रॉपर्टी है कि ये जो एंगल है, एक स्क्वायर के अंदर 4 एंगल होते हैं, है ना, 1 2 3 4। अब ये चारों के चारों जो एंगल्स होते हैं इनकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। सेम रेक्टेंगल में भी चारों एंगल्स की वैल्यू होती है 90 डिग्री, ठीक है। और स्क्वायर में भी चारों एंगल्स की वैल्यू होती है 90 डिग्री। अब सेकंड एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक स्क्वायर के जो डायगनल्स होते हैं ना, एक डायगनल्स वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट कर देते हैं। बाइसेक्ट करना तो आपको पता है मतलब क्या होता है कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि इस डायगोनल के आई ने इस पूरे के पूरे 90 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखो पूरे एंगल की वैल्यू कितनी थी आपकी, 90 डिग्री, तो उसका हाफ ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, है ना, और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंगल जे आई के। एंगल जे आई के क्या है हमारा, ये है हमारा एंगल जे आई के, ठीक है। अब एंगल जे आई एल की वैल्यू हमें पता है, ये तो पहले से 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। और इसका हाफ है हमारा जे आई के, क्यों, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो देयरफॉर हाफ ऑफ 90 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। सेम वही वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली भी है कि एंगल जे आई के की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, ये हमें मिल गया। हमें 2 चीज़ें अभी यहाँ पर मिल चुकी है, क्या क्या है, एक आई एम जे मिला है और एक जे आई के मिला है। अभी हमें क्या चाहिए, एंगल एल जे के की वैल्यू भी हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल एल जे के देखते हैं कहाँ है, ये है आपका एंगल एल जे के, ठीक है। अब देखो जैसे हमने एंगल आई जे के की वैल्यू निकाली ना, सेम वही तरीके से हमें एंगल एल जे के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। सेम वही तरीका, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। एंगल एल जे के जो है ये बाइसेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो डायगोनल एल जे है ये इस एंगल के जे आई, ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। सो देयरफॉर एंगल एल जे के की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ ऑफ एंगल आई जे के, ठीक है। इस एंगल की हाफ वैल्यू हो जाएगी हमारे एंगल एल जे के की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे आई जे के की वैल्यू क्या है, वो तो आपको पता है 90 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर हाफ ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एल जे के की वैल्यू। और रीजन क्या हो जाएगा, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर एंगल एल जे के की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, और वो हो जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। अभी हमें तीनों एंगल्स की वैल्यू मिल गई, हमसे यही एंगल्स पूछे थे ना, एंगल आई एम जे, एंगल जे आई के और एंगल एल जे के, ठीक है। आई एम जे की वैल्यू 90 डिग्री है, जे आई के की 45 डिग्री है और एल जे के की भी 45 डिग्री है, ठीक है। आई एम जे और जे आई के, ठीक है, सब मिल गया हमें। अब इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब यहाँ पर क्या दिया है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, ठीक है। एक रोम्बस तो आपको पता है, अब रोम्बस तो आपको पता ही है, अच्छे से पता है आपको रोम्बस क्या होता है, जिसके सारे साइड इक्वल हो, ठीक है। ए बी सी डी, ये सारे के सारे जो साइड है वो सारे इक्वल है एक दूसरे के। अब देखते क्या दिया है हमें उसके 2 डायगोनल्स की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमें दी है। अभी हमें इस डायगोनल का साइड ढूंढना है और पेरीमीटर ढूंढना है, ठीक है। अब देखो एक डायगोनल का अगर आपको एक साइड मिल गया ना तो पेरीमीटर अपने आप मिल जाता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमें क्या चाहिए, हमें बस इस डायगोनल के एक साइड की वैल्यू चाहिए और अपने आप आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो
एक है आपका, हमें क्योंकि कोई रोम्बस का नाम हम दिया नहीं था, इसीलिए हमने एक रोम्बस खुद बना लिया ABCD, ठीक है, ये हमारा रोम्बस है। अब AC की वैल्यू हमने 21 सेंटीमीटर मान ली और BD की वैल्यू हमने 20 सेंटीमीटर मान ली, ठीक है, ये AC और ये BD, ठीक है। अब देखो हमें साइड और पेरीमीटर ढूंढना है रोम्बस का, ठीक है। अब देखो जो हमने रोम्बस बनाया था इसके डायगोनल्स को हमने पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करा दिया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है लेट देम इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ठीक है। अब BO, ये जो BO है, ये BO, इसकी वैल्यू BD के हाफ होगी। क्यों हाफ होगी? क्योंकि सेम वैसे ही जैसे हमने हमने एक स्क्वायर में देखा था कि एक स्क्वायर में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं, सेम वही तरीके से एक रोम्बस में भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। अब BD की वैल्यू क्या थी? 20 सेंटीमीटर, तो BO की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ 20 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 10 सेंटीमीटर हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप इसको 10 सेंटीमीटर कर दोगे तो आगे हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए अभी के लिए आप इसको 20/2 ही मानो, इसको अभी आप 10 सेंटीमीटर मत करना, बाद में आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सेम वही तरीके से हमें AO की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये जो AO की वैल्यू है वो AC के हाफ हो जाएगी, है ना, तो आप खुद ही बता लोगे AO की वैल्यू AC के हाफ हो जाएगी। सो 21/2 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारे AO की वैल्यू। रीज़न वही सेम रीज़न कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक और प्रॉपर्टी जो कि सेम स्क्वायर से मैच करती है, अब वो क्या प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे एक रेक्टेंगल में और एक स्क्वायर में डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वैसे ही रोम्बस में भी डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर ये जो एंगल AOB है, ये एंगल AOB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। अब देखो हमें AO की वैल्यू पता है 21/2 सेंटीमीटर, हमें BO की वैल्यू भी पता है 20/2 सेंटीमीटर। ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल और हमें ये वैल्यू नहीं पता। ये AB हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज और ये गए दो साइड, तो अब यहाँ पे आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या लिख सकते हो कि जो AB है, डायगोनल AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, ठीक है। अब AO की वैल्यू क्या थी? 21/2 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर। BO की वैल्यू थी 20/2 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर। अब 21 का जब आप स्क्वायर करोगे आपको क्या मिलेगा? 441। 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 और 2 जो नीचे था उसका स्क्वायर करोगे तो आपको 4 मिलेगा, ठीक है। अब देखो 441 प्लस 400 आपका हो जाएगा 841 और नीचे 4 तो कॉमन डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है ये आपकी, ये है आपका AB का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें AB चाहिए तो आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दोगे और स्क्वायर रूट जैसे ही लगेगा यहाँ पर तो AB का ये हट जाएगा और यहाँ पे जब स्क्वायर रूट लगेगा तो यहाँ पर 841/4 हो जाएगा, ठीक है। अब 841 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका 29 सेंटीमीटर और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब 29/2 क्या हो जाएगा आपका? 14.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आ गई। अब हमें क्या पूछा था? हमें साइड AB की वैल्यू में पूछी थी, वो हमें मिल गई है, और हमसे पेरीमीटर पूछा था इस रोम्बस का। अब देखो एक रोम्बस का पेरीमीटर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे निकालते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड्स, ठीक है। अब 4 इंटू साइड की वैल्यू क्या है? 14.5 सेंटीमीटर, तो आप 4 इंटू 14.5 करोगे जो आ जाएगा आपका 58 सेंटीमीटर के इक्वल। फिर आपका पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 58 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 तो आपका बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें बस आपको ट्रू फॉल्स बताना है और उसका रीज़न बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न आपको क्या बोला गया कि हर पैरेललोग्राम एक रोम्बस होता है। तो ये बात गलत है कि देखो हर पैरेललोग्राम एक रोम्बस नहीं होता है, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो कि हर रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। वो क्यों होता है हम देखते हैं। देखो एक पैरेललोग्राम में हमें सिर्फ अपोजिट साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट मिल गए ना तो भी आप उसको एक रोम्बस बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक रेक्टेंगल में बताओ तो एक रेक्टेंगल में अपोजिट साइड तो कॉन्ग्रुएंट होते थे, पैरेललोग्राम तो है, लेकिन ये रोम्बस नहीं है क्योंकि इसके चारों साइड इक्वल होने चाहिए। देखो ये साइड छोटे हैं, ये साइड बड़े हैं, तो इसीलिए स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रीजन हो जाएगा ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था आपका। अब सेकंड देखते हैं, एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल, तो ये भी फॉल्स है। अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके आपको मैंने दिखाया कि रेक्टेंगल में चारों साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, तो ये रोम्बस नहीं हो सकता। और यहाँ पे क्या बोला कि हर रोम्बस एक रेक्टेंगल होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि रोम्बस के सारे साइड इक्वल होने चाहिए और रेक्टेंगल के नहीं होते, ठीक है।
तो देखो ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल मस्ट बी 90 डिग्री विच इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल रोम्बस। ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि एक रेक्टेंगल के चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, और एक रोम्बस में ऐसा ज़रूरी नहीं, वो 90 डिग्री हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये रीज़न भी सही है कि एक रेक्टेंगल में चारों साइड इक्वल एक दूसरे के नहीं होते। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि हर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। हाँ, तो ये बात तो ट्रू है कि हर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम तो होता है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम में हमें बस अपोजिट साइड्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट चाहिए, और एक रेक्टेंगल में देखो ये दो अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है और ये दो अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है ना। तो ये बात तो सही है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विच इज़ ट्रू फॉर ऑल पैरेललोग्राम, तो ये बात ट्रू हो जाएगी। और ये बात जो नॉट ट्रू है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, देखो हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, ये बात तो सही है। क्यों सही है? तो देखो एक रेक्टेंगल में मेन एक ही एम क्या होता है कि अपोजिट साइड्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो। अब एक स्क्वायर में जब आप देखोगे तो ये दो अपोजिट साइड्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है और ये दो अपोजिट साइड्स भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अब रेक्टेंगल में ऐसा बोला नहीं जाता है कि रेक्टेंगल के सारे साइड इक्वल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये सब बात नहीं है। मेन क्या रीज़न है, मतलब मेन आपका क्या क्राइटेरिया होता है कि खाली अपोजिट साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, तो ये बात भी सही है कि ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री विच इज़ ट्रू फॉर ऑल रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखते हैं एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। हाँ, तो ठीक है, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, हर स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं, क्योंकि रोम्बस का एक ही क्राइटेरिया होता है कि उसके चारों साइड इक्वल होने चाहिए एक दूसरे के, और एक स्क्वायर में भी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन हो जाएगा आपका ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल विच इज ट्रू फॉर ऑल रोम्बस, तो ये बात भी ट्रू हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो देखो ये बात तो गलत है, हर पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल नहीं हो सकता, क्योंकि एक रेक्टेंगल में सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं एक रेक्टेंगल में। ठीक है, लेकिन ये हर एक पैरेललोग्राम के लिए बात ट्रू नहीं है। देखो अभी अगर ना मैं एक ये ऐसा फिगर बनाऊं तो ये भी एक पैरेललोग्राम ही है, लेकिन क्या एक रेक्टेंगल है? नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि इसके जो एंगल्स है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, और किसके इक्वल होते हैं? 90 डिग्री के, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल रेक्टेंगल्स। यहाँ पे रेक्टेंगल्स मैंने लिखा है, यहाँ पे पैरेललोग्राम आएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो था हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, ये था आपका फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर हमारा आपका प्रैक्टिस सेट 5.3 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी प्रैक्टिस सेट 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जितने भी क्वेश्चंस कराए वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, उसका सोल्यूशन भी आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।